बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत सके। अब बीजेपी जीत सके, उसने अपनी ताकत लगाई है, तो विपक्ष भी तो अपनी ताकत लगाएगा, विपक्ष ने भी अपनी ताकत लगा दी है। उत्तर प्रदेश में ट्रंप कार्ड किसके पास है? वो ये माना जाता है कि वो मायावती के पास है, बहन मायावती के पास है। बहन मायावती ने कहा कि देश हित में वो किसी के साथ भी समझौता कर सकती है, किसी से भी हाथ मिला सकती है। जैसी मायावती जी ने, बहन मायावती जी ने ये कहा, वैसे ही जो मोदी विरोधी हैं वो बल्लियों उछलने लगे। उनको लगा जैसे अब ट्रंप कार्ड हाथ में आ गया। बहन कुमारी मायावती जी ने इन सब के साथ खेला कर दिया। एक रिपोर्ट दिल्ली आती है। दिल्ली में यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाती है। नरेंद्र मोदी इस रिपोर्ट को खोलकर देखते हैं और वो पसीना पसीना हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से ये रिपोर्ट अमित शाह अपने हाथ में लेते हैं और अमित शाह जैसी ये रिपोर्ट खोल के देखते हैं, उनके हाथ कांपने लगते हैं। फिर ये रिपोर्ट नागपुर भेजी जाती है, यानी संघ कार्यालय नागपुर भेजी जाती है और नागपुर में भी सबके तोते उड़ जाते हैं। कुछ ऐसी ही वीडियो पिछले कई दिनों से मैंने कई बार देखी है। बहुत संभव है कि आपने भी इस तरह की वीडियो रिपोर्ट्स देखी हों, इस तरह की यूट्यूब चैनल पर रिपोर्ट्स देखी हों जो दरअसल कई पत्रकारों की बनाई हुई रिपोर्ट्स हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये दरअसल एक क्राइम शो था या फिर ये दरअसल एक कहानी थी या हकीकत है, क्योंकि मैं नहीं जानता। मेरी पहुंच इतनी गहराई तक नहीं है कि मैं ये देख सकूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में कौन सी रिपोर्ट गई और कौन सी रिपोर्ट देखते ही उनके मुंह पे पसीना पसीना आ जाता है। मैं इतना पहुंचा हुआ पत्रकार भी नहीं हूं कि मुझे मालूम चले कि वैसी कौन सी रिपोर्ट है जिसको खोलते ही गृह मंत्री अमित शाह जो है उनके हाथ कांपने लगते हैं। क्योंकि मेरी निगाहें प्रधानमंत्री कार्यालय में या मेरी निगाहें अमित शाह के घर तक नहीं लगी। वहां ऐसा कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है जिसकी पहुंच मुझ तक हो। तो इसीलिए मैं ये कह नहीं सकता कि ये जो कुछ वीडियो में कहा गया, ये जो उन पत्रकारों के द्वारा, कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा दरअसल उन वीडियोस में ये जो कुछ कहा गया, ये वास्तव में सच है या नहीं है। लेकिन बीते लगभग 2 हफ्तों से इस तरह की कई वीडियोस धड़ाधड़ बनाई जा रही हैं और इन वीडियोस के शीर्षक भी बड़े निराले होते हैं। और ये एक नहीं बल्कि ऐसी वीडियोस कम से कम आधा दर्जन यूट्यूबर्स ने और पत्रकारों ने बनाई। आधा दर्जन। ये कौन यूट्यूबर्स पत्रकार हैं? ये वो यूट्यूबर्स और पत्रकार हैं जो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते। उनको लगता है कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को दिल्ली की सत्ता से हटाना है। इन्होंने इस तरह की तमाम वीडियोस तैयार कर रखी हैं। आधा दर्जन ऐसे पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिनकी रिपोर्ट मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। और जब मैं देख रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मुझे उनमें से किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पत्रकार हैं, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। उनको इस तरह से काम कर रहे हैं कि कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक टोक नहीं है। भारत में आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, मीडिया आज़ाद है। आप किसी भी तरह का यूट्यूब चैनल बनाएं, किसी भी तरह के यूट्यूब चैनल पे बनाकर बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में कागज आया और वो पसीना पसीना हो गया, अमित शाह कांपने लगे, नागपुर हिल गया। इस तरह की वीडियो आप बना सकते हैं क्योंकि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। लेकिन दरअसल ये हो क्या रहा है, इसको समझना जरूरी है। ये लोग कौन है इसको जानना जरूरी नहीं, लेकिन ये क्यों हो रहा है इसको जानना जरूरी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये कह सकते हैं कि शायद अब 100 से भी कम दिन बचे हैं, 90 दिन या हो सकता है 80 दिन, 70 दिन, कभी भी जो है लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। देश अभी से ही, ये माना जा सकता है, देश अभी से ही 2024 के जो चुनावी मोड में है वो देश जा चुका है। ऐसे में आप सबकी निगाहें लगी है तो 2024 के चुनाव में क्या होगा। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ उनके मुकाबले में एक गठबंधन बना है जो अभी भी सीटों का बंटवारा कैसे होगा उसको तय नहीं कर पाया।
दूसरी तरफ जो गठबंधन है, उस गठबंधन में नेता रोज ही एक दूसरे को गाली देते हैं। कोई चिरकुट कहता है, कोई जोकर कहता है, कोई कहता है एक थी कांग्रेस, कोई कहता है एक थी आम आदमी पार्टी जो तिहाड़ जेल में पाई जाती थी। इस तरह की बयानबाजी करते हैं। लेकिन इस सारी बयानबाजी से निकलकर अगर मैं जिस बात पर आज फोकस करने वाला हूं, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। क्योंकि इस पूरे चुनाव में, 2024 के चुनाव में, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्टेट है वो कौन सा है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो दरअसल राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं। और ये जो 80 लोकसभा सीटें हैं, इस पर जो है 2024 में कौन सरकार बनाएगा, उसका दारोमदार उत्तर प्रदेश पर बहुत गहरी तरह से रहेगा। और हमेशा ही ऐसा रहता है, क्योंकि आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ज्यादा बाजी मारता है, जिसको ज्यादा सीटें मिलती हैं, वही केंद्र में सरकार बनाता है। 2014 में और 2019 में बीजेपी ने वहां पर बम्पर सीटें जीती और उसके बाद ही बीजेपी की सरकार बन गई। तो अब एक बार फिर से जो है बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत सके। अब बीजेपी जीत सके, उसने अपनी ताकत लगाई है, तो विपक्ष भी तो अपनी ताकत लगाए, विपक्ष ने भी अपनी ताकत लगा दी है। लेकिन विपक्ष के सामने और मोदी विरोधियों के सामने इस वक्त चुनौती क्या है? इस वक्त चुनौती यह है कि 22 तारीख को, आने वाली 22 तारीख को, 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का जो उनकी जन्मस्थल पर बना जो भव्य और दिव्य मंदिर है, वो मंदिर जो है उसका उद्घाटन होने जा रहा है। और उसके उद्घाटन से पहले ही, करीब करीब 20 दिन पहले ही, पूरा देश राममय हो गया है। तो लोग ये कल्पना कर रहे हैं कि 22 तारीख को जब मंदिर के द्वार खुलेंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो देश किस तरह से राममय हो जाएगा। और जब उसके बाद देश चुनाव में जाएगा तो इसका बीजेपी को कितना बड़ा फायदा होगा। तो अब इनको इसकी काट निकालनी है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा है, वो कहीं ना कहीं जो है इसकी काट के रूप में तैयार हो रही है कि कैसे राम मंदिर के मसले की एक काट तैयार की जाए। लेकिन क्या है, उत्तर प्रदेश में इस राहुल गांधी की, कांग्रेस की किसी जो है काट से कोई असर नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश में ट्रंप कार्ड किसके पास है? वो ये माना जाता है कि वो मायावती के पास है, बहन मायावती के पास है। और दरअसल बहन मायावती ने 2 हफ्ते पहले करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन मायावती ने एक बात कह दी। और वो बात क्या थी? बहन मायावती ने कहा कि देश हित में वो किसी के साथ भी समझौता कर सकती है, किसी से भी हाथ मिला सकती है। उन्होंने ये बात कही, बहुत सुलझी हुई बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि किस तरह की बयानबाजी होती है और बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि देश हित में कब किसको जरूरत पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। जैसी मायावती जी ने, बहन मायावती जी ने ये कहा, वैसे ही जो मोदी विरोधी हैं वो बल्लियों उछलने लगे। उनको लगा जैसे अब ट्रंप कार्ड हाथ में आ गया। ये क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए 2024 की जो अभी तक लाइनअप है, वो लाइनअप साफ तौर पर है। एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है। जो इंडिया अलायंस है उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है, उसकी अभी सीट शेयरिंग की बातें चल रही हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये गठबंधन इंटैक्ट रहता है, अगर ये गठबंधन इंटैक्ट रहता है, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर वहां चुनाव लड़ेंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 5 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस इतने पे राजी होगी ऐसा लगता नहीं, लेकिन फिर भी मान के चलते हैं कि ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन दोनों के मिलने से भी, ये दोनों मिलकर भी अमित शाह, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हरा नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को, अगर आपको दिल्ली की सत्ता से बीजेपी को बाहर करना है, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो ग्राफ है उसको आपको किसी भी हद तक 20, 15, 10 इतने पे लाना पड़ेगा, तब बीजेपी का आप खेल खराब कर सकते हैं। लेकिन अभी बीजेपी 60 सीटों से ऊपर दिख रही है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 70 से भी ऊपर पहुंच सकती है। और पिछले दिनों जो तमाम सर्वे हुए उसमें भी बीजेपी 70 सीटों तक उत्तर प्रदेश में पहुंचती हुई दिख रही है। अब ये मोदी विरोधियों के लिए, बीजेपी विरोधियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब इसका काट ये लोग ढूंढ रहे हैं, और इनको काट के रूप में कौन मिला? इनको बहन मायावती मिली। मायावती उत्तर प्रदेश की एक बड़ी नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी बात उनके पास क्या है, सबसे बड़ी ताकत मायावती की क्या है? मायावती के पास आप कुछ भी कर ले, उनके पास आज भी ये माना जाता है उत्तर प्रदेश के करीब करीब 13% वोट जो हैं वो मायावती के पास हैं, उनकी अपनी ताकत से। ये जो जाटा वोट है उत्तर प्रदेश का और जो बाकी दलित वोट हैं, वो मायावती के साथ इंटैक्ट है। मायावती को हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में, जो 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें सिर्फ उसको 1 सीट मिली थी, लेकिन उसके बावजूद उनका जो वोट प्रतिशत है वो 13, 13.5% वोट है। अब ये 13, 13.5% वोट जो है मायावती का ऐसा वोट है
जिसको वो ट्रांसफर कराने की ताकत रखती हैं। हर किसी पार्टी के पास ऐसी ताकत नहीं होती, हर नेता के पास ऐसी ताकत नहीं होती कि वो अपने वोट जो है ट्रांसफर करा सके। लेकिन बहन मायावती जी के पास ये ताकत है कि वो अपने वोट शेयर जो हैं वो ट्रांसफर करा देती है, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो उनके फॉलोअर्स जो हैं वो बिल्कुल आंख मूंद करके उन पर भरोसा करते हैं, आंख मूंद करके उनकी बातों पर चलते हैं। यहाँ तक कि जो पिछले विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का, उसमें एक ये भी खबर आई थी कि एक मायावती जी के सपोर्टर ने गलती से जो है कमल के बटन को दबा दिया था, गलती से उसका वोट जो है बीजेपी को चला गया था। वो मायावती का सपोर्टर था, उसको अपनी इस गलती पे इतना गुस्सा आया कि उसने वोट देने वाली अपनी उंगली ही काट दी। तो इस हद तक बहन मायावती को लेकर जो दलित और जाटा वोट है उनमें दीवानगी है। तो वो 13% वोट जो है इंटैक्ट है। अब सारी लड़ाई इस 13% वोट की है। इंडिया अलायंस को यह लगता है कि अगर बहन मायावती भी जो है उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाएंगी तो ये 13% वोट आते ही जीत का जो मंत्र है, जीत की जो चाबी है, उनके हाथ में आ जाएगी। और उसके बाद जो है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराना और देश में हराना बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए जैसे ही बहन मायावती ने यह कहा कि मैं जो है देश हित में किसी से भी हाथ मिलाया जा सकता है, उसके बाद ये लोग बल्लियां उछलने लगे। जो कांग्रेस के लीडर हैं, समाजवादी पार्टी के तो शांत रहे, लेकिन कांग्रेस के लीडर उछलने लगे और मोदी विरोधी जो पत्रकार हैं वो बड़े खुश हो गए इस एक बयान को लेकर के। जो मोदी विरोधी पत्रकार हैं उन्होंने दर्जनों जो है वीडियो बना डाली, और उन वीडियो के जो हैं लाखों करोड़ों जो है लोग उनको देख रहे हैं। बड़ा उनको लग रहा है कि हाँ, अब तो बवाल हो गया, अब तो बिल्कुल क्रांति आ गई और मायावती जी ने कह दिया, और अब तो जो है यूपी से बीजेपी साहब, देश से बीजेपी साहब, जो मोदी विरोधी हैं वो लोग बड़े खुश हैं इन वीडियो को देख देख के। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने इन सब के साथ खेला कर दिया। जी हाँ, खेला कर दिया। हालांकि जो खेला है वो तो ममता दीदी बंगाल में करती हैं, लेकिन यहां पर जो है खेला कर दिया बहन कुमारी मायावती ने इन मोदी विरोधियों के साथ जो है बहुत बड़ा खेला कर दिया। ऐसा लग रहा था कि मायावती जो अब तक अलग खड़ी थी, जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी, उनके पास 13% वोट थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि वो इंडिया अलायंस में जाएंगी, खेल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने उल्टा ही खेला कर दिया। और खेला क्या कर दिया बहन कुमारी मायावती ने? सोमवार को 3 ट्वीट किए, एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, धड़ाधड़ 3 ट्वीट किए और समाजवादी पार्टी पे जबरदस्त हमला बोल दिया। अब मायावती जी ने, बहन जी ने, ये जो सपा पर अखिलेश यादव पर जो जोरदार हमला बोला, उसका वो उन्होंने दरअसल क्यों हमला किया और उसके पीछे जो है उन्होंने क्या कुछ कहा, कितना गंभीर यह हमला था, उसके क्या मायने, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि दरअसल ये जो यूट्यूबर्स, ये जो पत्रकार जो उछल रहे थे, उसके पीछे इनका क्या गणित था, ये लोग क्या गणित लगाकर उछल रहे थे। जो एक मायावती जी के बयान से जो है वो बहुत खुश हो गए थे। दरअसल जैसे मैंने आपको एक यूट्यूबर्स का बताया, तो उनका क्या लाइन थी कि अमित शाह जो हैं उनके हाथ कांपने लगे, मोदी जी पसीना पसीना हो गए, नागपुर हिल गया। इसी तरह से ये जो अन्य पत्रकार है लिख रहे थे 80 सीटों वाले यूपी में मायावती ने खलबली मचा दी। उसके बाद ये लिखा कि उन्होंने जो कहा देश हित में किसी के भी साथ जा सकते हैं, इससे जो है पूरा गेम पलट गया, 24 का गेम पलट गया। ये कहा गया कि जो है अब जब मायावती जो हैं बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, नीतीश और जयंत चौधरी की आरएलडी जब एक साथ आएंगे तो 2024 में जो है पूरा खेल पलट जाएगा। और साथ साथ एक यूट्यूबर्स उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि मायावती को अगर इंडिया अलायंस अपना चेहरा बना लेगी तो 2024 में मोदी का जाना एकदम तय है। तो ये तमाम बड़ी बड़ी बातें। अब इसके पीछे इनका अंक गणित क्या था, ये भी समझ लीजिए। ये जो पूरा है ना, ये पूरा कैलकुलेशन जो है, ये क्या था? दरअसल इन लोगों ने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद एक कहानी जो लोगों के सामने, अपने दर्शकों के सामने रखी। वो कहानी क्या थी कि देखिए 2022 में उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, अब देखिएगा इन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव की बात नहीं की, 2022 के इन्होंने विधानसभा चुनाव का आंकड़ा उठाया। ये बड़ा शातिर दिमाग होता है, आंकड़े आप कहाँ से कहाँ उठाते हैं ये भी समझिएगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले देखिए इन्होंने आंकड़े क्या दिए कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी जीती, योगी जी जीते, उसमें समाजवादी पार्टी को 36.6% वोट मिले, कांग्रेस को 2.33% वोट मिले। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो वोट शेयर है वो 39% आ जाता है।
अब बहन मायावती को 12.88% वोट मिले। अब ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन कहता है जब 39% ये जो बहन मायावती का जो 12.5-13% वोट है, अगर ये वोट मिल जाता है तो इंडिया अलायंस जो है 51% पहुंच जाता है। 51, 49 अलग, 51। और फिर ये भी कहते हैं कि ये और अभी वोट कट जाएगा जब ये सब एकजुट आ जाएंगे। नीतीश कुमार का करीब करीब 1 से 2% जो है कुर्मी वोट है वो भी आ जाएगा, और उसके बाद नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ बड़ा बड़ा कैलकुलेट करके ये हिसाब बना के दे दिया, क्योंकि बीजेपी को उस चुनाव में 43.82% वोट मिले थे 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि 43.82% बीजेपी, और अगर ये सब मिल जाते हैं तो इनका 51%। खेल खत्म, पैक। अमित शाह का गेम खत्म, नरेंद्र मोदी का गेम पैक। कितना आसान लगता है। लेकिन इन्होंने बड़ी चतुराई से आपसे एक बात छुपाई, अपने व्यूअर से, अपने दर्शकों से एक बात छुपाई। तो इन्होंने कुल मिलाकर जो अपने व्यूअर्स से, अपने तमाम दर्शकों से और जो एक जानकारी छुपाई, वो जानकारी जो अब बहुत महत्वपूर्ण क्या है, वो जानकारी ये है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 49.6% था। यानी करीब करीब 50% वोट बीजेपी को अकेले अपने दम पर मिला था उत्तर प्रदेश से। अब इन्होंने 2019 को नहीं लिया, इन्होंने 2022 का आंकड़ा बताया और यह कहा कि जो लेटेस्ट है हम उसको बता रहे हैं। अब आप इस बात को याद रखिएगा, ये चुनाव में पहली बात तो कोई भी चुनाव होता है वो अंक गणित नहीं होता सीधा सीधा कि 1 से 1 मिल गया, 2 हो गए, 2 से 2 मिल गए, 4 हो गए। चुनाव कभी भी अर्थमेटिक नहीं है। चुनाव को कहते हैं, चुनाव एक केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री जो है उसमें क्या मुद्दे कब ट्रिगर कर जाते हैं, लोगों के जहन में क्या है, कौन सी बात मतदाताओं के मन को छू जाती है, सारी चीजें जो केमिस्ट्री है। तो इन्होंने केमिस्ट्री को छोड़ दीजिए, इन्होंने बड़े अर्थमेटिक करके बता दिया कि बीजेपी हार गई, साफ हो गई बीजेपी, और इसलिए अमित शाह जो हैं वो उनके हाथ कांप रहे हैं, नरेंद्र मोदी पसीना पसीना हो रहे हैं। जबकि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मुद्दे अलग अलग होते हैं। 2022 में अगर बीजेपी को जो विधानसभा चुनाव थे उसमें बीजेपी को अगर 43.82% वोट मिले, तो लोकसभा चुनाव में तो 49.6% वोट बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिले थे। क्योंकि होता क्या है, होता यह कि जो लोकसभा चुनाव होते हैं ना, उसमें लोग ये देखते हैं कि हम प्रधानमंत्री के लिए वोट दे रहे हैं, और जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो लोग कंपैरिजन ये करते हैं कि भाई हम किसको वोट दें। उनके सामने उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा 2022 का, तो उनके सामने वो कंपैरिजन क्या करेंगे, वो कंपैरिजन करेंगे कि क्या हमें प्रधानमंत्री के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देना है, या फिर हमें अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या फिर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या मायावती प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तो लोकसभा चुनाव दरअसल चेहरे पर होता है, और वो चेहरा होता है प्रधानमंत्री का। और इसीलिए 2019 में बीजेपी को करीब 49.6% वोट मिले। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ये वोट प्रतिशत कम हुआ, क्योंकि वहां पर लोग मुख्यमंत्री चुन रहे होते हैं और छोटे छोटे फैक्टर होता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये छोटे छोटे फैक्टर नहीं होते। ये जो छोटी छोटी पार्टियां होती है ना, ये लोकसभा चुनाव में लगभग साफ हो जाती है। सिर्फ इनका अपना नेताओं का और कुछ जाति का जो वोट होता है सिर्फ वो मिलता है, और इसीलिए कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए समझौते होते हैं। तो 2019 को छुपा के इन्होंने इस तरह से छल किया, प्रपंच किया लोगों के साथ। तो आप ये समझ लीजिए कि दरअसल ये जिस तरह की कहानियां बना रहे हैं, इनको कहानियां इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को हराना है, इसलिए पूरी कहानियां गढ़ी गई। अब मैं आता हूं असली बात पर। आपको ये बता दूं कि दरअसल बहन कुमारी मायावती ने किस तरह से अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको मायावती जी के जो ट्वीट्स हैं जो उन्होंने सोमवार को किए वो आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, और मैं आपके लिए वो पढ़ भी देता हूं क्योंकि ये बहुत अहम ट्वीट है। वो लिखते हैं कि सपा अति पिछड़ों के साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल, चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा फिर से अपने दलित विरोधी एजेंडे पर आ गई। ये बहन मायावती अपने पहले ट्वीट में लिखती हैं। उनका दूसरा ट्वीट जो है वो क्या कहता है, उनका दूसरा ट्वीट कहता है, और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है।
वैसे भी, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित घिनौने कृत्यों को देखते हुए और इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि 2 जून 1995 के गेस्ट हाउस कांड की मायावती याद दिला रही हैं, और यह गेस्ट हाउस कांड का याद दिलाना एक बार यह दिखा रहा है कि मायावती अब लगता है समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाने के मूड में नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर और आई है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जो गेस्ट हाउस कांड था तो 1995 का था, और उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो है वो अलग अलग थे, लेकिन 2019 के चुनाव में ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी थी। और उस वक्त जो है ये भी कहा था बाकायदा, जो है मायावती जी ने, जो मुलायम सिंह जी के ऊपर जो उनके केस चल रहा था, केस वापस ले लिए थे और उन्होंने इस चैप्टर को क्लोज कर दिया था। लेकिन अब वो इस चैप्टर को दोबारा खोल रही है। सोचिए, 2019 में जब सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़े तो उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का चैप्टर क्लोज कर दिया था, लेकिन अब वो इस चैप्टर को दोबारा खोल रही है। यहां तक भी एक जो है अरुण राजभर, जो एक नेता हैं, वहां के स्थानीय नेता हैं, उन्होंने एक खबर को ट्वीट किया है और उस खबर में मायावती जी ये भी कह रही हैं कि जो उन्होंने गेस्ट हाउस कांड का जो मुकदमा खत्म किया था वो दरअसल उनकी भूल थी। तो अगर गेस्ट हाउस कांड को मायावती याद दिला रही हैं तो इसका मतलब तय है कि उन्होंने यह फैसला ले लिया है कि अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसके साथ साथ जो बहन मायावती जो हैं वो एक और ट्वीट करती हैं। अपने उस ट्वीट में वो ये भी लिखती हैं कि स्टेट हाउस के पास जो है, बीएसपी ऑफिस के पास समाजवादी पार्टी ने एक ऊंचा पुल बना दिया और इसके कारण षड्यंत्रकारी तत्व जो है उनके पार्टी और उनके दफ्तर पे उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए बीएसपी को महापुरुषों की जो मूर्तियां थी, प्रतिमाएं थी, वो वहां से हटानी पड़ी। बहन मायावती ने बाकायदा अब उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी सुरक्षा मांगी है सपा के बात को लेकर के, और साथ साथ ये भी कहा है कि भाई हमको जो है हमें सुरक्षा चाहिए, हमें दूसरा दफ्तर दे दो। ये भी खबरें आ रही हैं कि मायावती कह रही हैं कि मैं इन सपा के लोगों से इतनी जो है, उनको लगता है सपा के जो असामाजिक तत्व हैं उन पर हमला कर सकते हैं, इसलिए वो अपने कार्यालय में भी बैठकें नहीं कर रही, क्योंकि इस कार्यालय के ऊपर जो है समाजवादी पार्टी ने एक पुल बनवा दिया है। तो ये जो है चीजें, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ एक डेवलपमेंट और होता है। तो एक जो और डेवलपमेंट होता है, वो डेवलपमेंट क्या होता है? वो डेवलपमेंट ये होता है कि जो आकाश आनंद जो हैं, जिनको मायावती जी अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं, वो आकाश आनंद जो हैं, बहन मायावती के ट्वीट के ऊपर एक और ट्वीट करते हैं, उसको टैग करते हुए एक और ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। अब देखिए, वो जो ये ट्वीट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर, उसके क्या मायने हैं? उसके मायने ये हैं कि दरअसल ये जो नारा था, ये मायावती ने, बसपा ने, ये समाजवादी पार्टी के लिए लगाया था। समाजवादी पार्टी के लिए गेस्ट हाउस कांड के बाद जब चुनाव हुए थे तो बाकायदा मायावती की तरफ से और बसपा की तरफ से ये नारा लगाया गया था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों को गुंडा कहते हुए कहा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। अब जो आकाश आनंद है, दोबारा इस नारे की याद दिला रहे हैं, मायावती गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं मायावती जी ने यह तय किया है कि समाजवादी पार्टी से वो हाथ नहीं मिलाएंगी। हालांकि एक बात याद रखिए, मायावती जी बहुत अनप्रिडिक्टेबल नेता हैं। उनके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना बहुत खतरनाक है। मुझे नहीं मालूम, मैं जो तमाम खबरें उनका आकलन करके कह रहा हूं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, अब ये जो तमाम जो मोदी विरोधी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मायावती जी कुछ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, क्योंकि मायावती की स्ट्रैटेजी, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि मायावती जी के ऊपर इतने सारे केस चल रहे हैं तो वो ईडी से, सीबीआई से डर के मारे जो हैं वो चुपचाप अभी बैठी हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही। लेकिन जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा, जैसे ही चुनाव की तिथियों का ऐलान होगा और देश में उस वैसे ही जो है कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, उसके तुरंत बाद मायावती जो है निकलेंगी अपने हाथी पर चढ़कर और सीधा इंडिया अलायंस के दफ्तर में पहुंच जाएंगी, कांग्रेस के दफ्तर पहुंच जाएंगी, समाजवादी पार्टी के पास जाएंगी, उनसे हाथ मिला लेंगी और कहेंगी देखो मैं आ गई, आप मेरा इंतजार कर रहे थे। तो वो ये कह रहे हैं कि मायावती की स्ट्रैटेजी ये है कि वो अपने ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनसे बचने के लिए ऐसा करेंगी। अब मुझे नहीं पता,
मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये याद दिला रहा हूँ कि मायावती जी ने जो स्टेटमेंट दिया बड़ा गहरा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये याद दिला दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जो 1 वोट से गिरी थी, उसमें भी मायावती जी ने खेल किया था। पता नहीं था मायावती जी क्या करेंगी, लेकिन अटल जी बड़े निश्चिंत थे, लेकिन उनके 1 वोट से जो है अटल जी की सरकार जाती रही। तो बहरहाल वो अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि 15 तारीख को उनका जन्मदिन है, 15 जनवरी को, और हो सकता है 15 जनवरी को वो कोई ऐलान कर दे, क्योंकि 15 जनवरी को बड़े पैमाने पर देश के उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में उनका जन्मदिन मनाने की तैयारी चल रही है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का एक नमो ऐप है, उसी तरह से मायावती जी का भी, उनके जो पार्टी के लोग हैं, उनका एक ऐप घोषित जो है शुरू करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है उस दिन उनका ऐप जो है शुरू कर दिया जाए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये उत्तर प्रदेश में अभी जो है हलचल तो है, लेकिन ऐसी कोई हलचल नहीं है कि जिससे नरेंद्र मोदी का 2024 का गेम खराब होता हो। लेकिन कुछ लोग अगर ख्याली पुलाव बना रहे हैं, तो उनको इस बात का हक है कि इस तरह का ख्याली पुलाव बना सके। लेकिन अंत में मैं एक बार फिर आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूं कि दरअसल मायावती जी ने जो 2 जून 1995 के गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई है ना, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको वो भूल चुकी थी। उस चैप्टर को खोल रही हैं तो बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली है। क्योंकि 2 जून 1995 को दरअसल हुआ क्या था, इसके पहले जो है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो उसके पहले जो चुनाव हुए 1993 में, जब अयोध्या में जो बाबरी ढांचा गिरा, उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार को जब बर्खास्त कर दिया गया, उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, तो सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे, मुलायम सिंह और कांशीराम मिलकर चुनाव लड़े थे। और उसी समय नारा लगा था कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस वक्त अयोध्या का पूरा आंदोलन था वो पीछे रह गया, और समाजवादी पार्टी और जो है बीएसपी जो है, वो दोनों उन्होंने मिलकर सरकार बनाई, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2 जून 1995 को बीएसपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया समाजवादी पार्टी से। मुलायम सिंह को जो है उन्होंने मुख्यमंत्री पद से उन्होंने कहा कि आप इस्तीफा दे दो, समर्थन वापस ले लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने समर्थन वापस लिया, और उसके बाद लखनऊ के जो गेस्ट हाउस है, जो मीरा मार्ग पर जो गेस्ट हाउस है, वहां पर मायावती अपने तमाम विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। उस बैठक पर जो है समाजवादी पार्टी के लोग आते हैं, उस पर हमला कर देते हैं, गेस्ट हाउस पर हमला कर देते हैं। और वो हमला इतना जबरदस्त था कि कई जो बीएसपी के विधायक थे, उनको उठाकर गाड़ी में ले जाया गया, और गाड़ी में ले जाकर उनको किसी जगह ले गए, और उनसे मुलायम सिंह को सपोर्ट करते ऐसे उनसे दस्तखत करा लिए गए। ये सोचिए कि किस तरह की गुंडागर्दी हो रही थी। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि मायावती जी अपने कुछ विधायकों के साथ कमरे में बंद थी, लेकिन जो किताबों में आता है, जो बताया जाता है कि बाकायदा सपा के कुछ लोगों ने, कुछ गुंडों ने बाकायदा अंदर घुसकर मायावती जी के साथ मारपीट की, यहां तक कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। मतलब इतनी बेशर्मी की थी कि एक महिला नेत्री के जो है कपड़े तक फाड़ दिए गए थे, और वो बहुत अपमानजनक स्थिति थी उनके लिए। और ये भी कहा जाता है कि वो उनके साथ किसी भी हद तक जाके कुछ भी करने के वो में थे, क्योंकि उनको बदला लेना था, उनको मायावती जी को नीचे दिखाना था, उनको ये दिखाना था कि मुलायम सिंह से समर्थन लिया तो तुम्हारी औकात क्या है, ये दिखाने की हैसियत से वो पूरा हमला किया गया था। लेकिन उस वक्त आपको मालूम है कि मायावती जी जो एक दलित नेता, उनको बचाने कौन आया था? उनको बचाने के लिए ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो संघ के आरएसएस के एक नेता थे और जो बाकायदा ब्राह्मण थे। तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो है संघ के, बीजेपी के एक नेता, वो दरअसल आया, वो अपनी जान पर खेला उन्होंने, और उन्होंने बहन कुमारी मायावती को बचाया, सुरक्षित बचाया। वो लाठी लेकर, वो संघ में क्योंकि जाते थे, लाठी उनको चलानी आती थी, तो वो लाठी लेकर के अंदर गए, और लाठी लेकर उन्होंने गुंडों को वो किया, और उसके बाद जान पर खेल कर उन्होंने बहन मायावती जी को बचाया। उसके बाद बहन मायावती जी ने उनको अपना भाई बना लिया, और जब तक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिंदा रहे, तब तक मायावती उनको बहन की तरह, भाई की तरह हमेशा मानती थी। ये अलग बात है कि उनको बाद में गोली मार दी गई, उत्तर प्रदेश में उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि दरअसल ये जो कांड है, इसको मायावती कभी नहीं, और इस कांड के बाद, इस गेस्ट हाउस कांड के बाद ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जो मेल मिलाप, साथ आने के सभी दरवाजे बंद हो गए थे, बिल्कुल बंद हो गए थे। लेकिन उसके बाद 24 साल बाद 2019 में परिस्थितियां बदली, साथ आए। लेकिन आज अगर बहन मायावती गेस्ट हाउस कांड की याद दिला रही हैं, और अगर ये भी सच है, वो उसको कह रही हैं कि मुलायम सिंह से जो उन्होंने केस वापस लिया वो उनकी गलती थी, तो फिर मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। लेकिन
आगे आने वाले दिनों में क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता। बहुत संभव है कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही है उतनी सीटें कांग्रेस ना दे, ऐसा संभव है। तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ें। अगर मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव के बाद मायावती जी कहाँ जाएंगी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस तरह से मायावती जी ने रिएक्ट किया है, जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर हमला किया है, जिस तरह से उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस कांड की याद दिलाई है, उसके बाद इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी के साथ बसपा का अब एक साथ रहना, उसकी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। और ये संभावनाएं खत्म होने के साथ ही जो तमाम यूट्यूबर्स, मोदी विरोधी जो यूट्यूबर्स हैं, उनकी भी 2024 में बल्ले बल्ले हो जाएगी, वो संभावनाएं भी फिलहाल खत्म होती दिखाई दे रही हैं। आगे के लिए इंतजार कीजिए, 15 तारीख को क्या कुछ होता है, फिर 22 तारीख को क्या कुछ होता है, और चुनावों का ऐलान होने के बाद क्या कुछ होता है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। मेरी जो है सीसीटीवी नहीं लगे हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में, ना ही ममता दीदी के कार्यालय में, ना ही मायावती जी के ऑफिस में, इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन राजनीतिक विश्लेषण जो है वो मैंने आपके सामने रखा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।